बच्चों वेलकम टू प्रेजेंट नॉलेज फील्ड्स। तो आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 4 मोशन सीरीज का, जिसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे लॉज ऑफ मोशंस के बारे में। तो जल्दी से टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में बरकरार रहिए और चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। जल्दी से कहना पड़ेगा मुझे ये बात भी, फटाफट से मेरा 1K कंप्लीट कराइए और जल्दी और गिव अवे भी मिलेगा आपको इसी बात पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लॉज ऑफ मोशन का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि गति का प्रथम नियम। यानी कि जो हमारे न्यूटन से उन्होंने हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया था। तो देखते हैं इसके अंदर ही क्या कहते हैं। अ बॉडी कंटिन्यूअस टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशंस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस और एक्सटर्नल इज अप्लाइड ऑन इट्स। यानी कि डेफिनेशन ये बात कहना चाहती है कि यदि कोई हमारी वस्तु है वो विराम अवस्था में जब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए उसे चलाने के लिए। और यदि कोई हमारी वस्तु गति की पोजीशन में है यानी कि वो मोशन कर रही होगी और वो जब तक नहीं रुकी जब तक उस पर कोई बल लगा के ना रोका जाए। यानी कि डेफिनेशन सिंपल तौर पे ये होगा कि यदि कोई वस्तु हमारी विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी। यदि कोई हमारी वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया जाए, यानी कि कोई बाहरी बल ना लगा जाए। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस कहता है। नेक्स्ट इसके अंदर है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस गिवन डेफिनेशन ऑफ फोर्स। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो हमें एक परिभाषा देता है फोर्स की कि फोर्स है क्या, फोर्स जो अप्लाई करते हैं हम फोर्स है क्या, ठीक है ना। सेकंड क्या बात कहता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस गिवन कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। यानी कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस होता है ये हमें इनर्शिया का कॉन्सेप्ट देता है। इनर्शिया का यानी कि जड़त्व का कॉन्सेप्ट देता है। नेक्स्ट इसके अंदर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस इज आल्सो कॉल्ड से लॉ ऑफ इनर्शिया बाय गैलीलियो। और हमारे साइंटिस्ट थे गैलीलियो, उन्होंने इसे जड़त्व का नियम भी कहा, यानी कि लॉज ऑफ इनर्शिया भी उन्होंने इस बात को कहा है इसे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्या के अंदर इनर्शिया। इनर्शिया को मैंने ब्रीफली लेक्चर 3 के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। तो जाके जिसने मेरी लेक्चर नंबर 3 वीडियो नहीं देखी फटाफट से जाके पहले वो देख लीजिए। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, ठीक है। इनर्शिया क्या है, जिसे हम जड़त्व के नाम से भी जानते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच अ बॉडी अपोज इट्स चेंज टू स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट यानी कि अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगी तो वो क्या कहलाई जाएगी, इनर्शिया। देखिए हमारा आगे, द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास। यानी कि जो इनर्शिया होता है वो डिपेंड करता है बॉडी ऑफ मास पे। कहने के तौर पे जैसे कि अगर बॉडी का मास बढ़ेगा तो उसका इनर्शिया भी बढ़ेगा, और जैसे इसका मास घटेगा तो उसके इनर्शिया भी घटेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए ये एक पाथ है और एक पाथ पे पत्थर रखा है 100 kg का, सॉरी 10 kg का पत्थर रखा हुआ। तो मैं देखूंगा इस पे एक अप्लाइड फोर्स लगेगा और वहीं पे एक दूसरा पत्थर रखा है 100 kg का, तो वहां भी एक अप्लाइड फोर्स लगेगा। तो मैं देखूंगा जो तुम्हारा ये F1 या F2, तो F2 को जो मैं देखूंगा तो इसका 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 जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा F1 के मुकाबले, तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसलिए कह रहा है द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन ए मास, यानी कि उसके उस वस्तु के द्रव्यमान पे भी निर्भर करेगा। अगर उसका भार अधिक है तो उसके अंदर क्या होगा, उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। अगर उसका भार कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। जैसे कि मान लीजिए पत्थर और फुटबॉल, अगर मैं देखूं तो पत्थर का क्या काम होगा, इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा किसके सापेक्ष के अंदर, फुटबॉल की। अगर मैं उसके फुटबॉल के सापेक्ष में देखूं तो कम ज्यादा होगा पत्थर का, ठीक है ना। फुटबॉल का इनर्शिया क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो तो उसका मास ज्यादा है पत्थर का और उसका मास कम है फुटबॉल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इनर्शिया के 4 टाइप के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, जो कि हमारे इनर्शिया के 4 टाइप होता है। कौन कौन से होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रोटेशन। ये हमारे इनर्शिया के 4 टाइप है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे। चलिए देखिए इसका पहले टाइप के अंदर क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि विराम का जड़त्व। अब ये क्या बात कहता है, जैसे कि कोई हमारी वस्तु होती है, तो वस्तु क्या होता है, उसके अंदर जड़त्व होता है, इनर्शिया होता है। तो अपने इसी जड़त्व गुण के कारण अपनी विराम अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। पहला प्रकार यही बात कहता है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच अ बॉडी अपोज इट्स चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है ना। बच्चों बहुत सी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों की सारी, ये कहाँ पे अप्लाई होगा, ये कहाँ पे अप्लाई होगा।
ये कहीं जिंदगी में होगा भी क्या नहीं, फिजिक्स क्या चीज है समझ भी नहीं आ रही, मैथ कर रहे हैं सर मैथ समझ में नहीं आ रही, किसी के समझ में नहीं आती। बच्चों में भी देखो, हम भी छोटे लेवल से क्या अपनी छोटी क्लास में पढ़ते थे तो हमें भी कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या चीज थी। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे, सीखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, तो हमें ये सब चीजें कॉन्सेप्ट वाइज सब आती चली गई। तो यही एक ऐसी चीज है जिसको जितना याद करो उतना कम है, और जितना बांटो उतना बढ़ेगा। ये बांटने से बढ़ता है ज्ञान, ना कि कम होता है। अब जैसे हमने भी तो ये किसी से सीखा है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, आप मुझसे सीखोगे तो आप दूसरे तक पहुंचाओगे। तो एक ज्ञानी क्या होगा, मैनिपुलेट होगा, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होने का। क्या होता है कि हम अपनी मंजिल पाने के लिए, ये तो है नहीं कि हमारी कामयाबी खुद चल के हमारे दरवाजे पर आएगी कि आइए आपकी नौकरी लग गई या आपका पैकेज है हम आपको ये देंगे वो देंगे। कभी भी ऐसा नहीं होने का कि खुद पे खुद चल के कामयाबी आ जाएगी। उस कामयाबी पाने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। और मेहनत करने के लिए कभी कभार क्या होगा कि आप गिरोगे भी। जब आप गिरोगे ना तो वो आपके ऊपर है कि आप उठोगे कैसे वहां से। जब आप उठोगे तो वो आपकी कामयाबी होगी कि आप उठे हो और आगे बढ़े हो। वही आपकी क्या होगी, मेहनत होगी। और जब आप गिर के उठते हो ना तो उससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग गिर जाते हैं तो उठने के प्रयास भी नहीं करते हैं। पर जो लोग गिर के उठते हैं ना वही कामयाब होता है, वही सफलता को पा पाता है आगे। जिंदगी हमें पता है बहुत कठिन है, हर मोड़ पे कठिनाई देखने को मिलेगी, पर सब कुछ आपके हाथ में है कि आप उसको कैसे फेस करोगे। बड़े बड़े जो बन गए ना आज के टाइम पे, कामयाब हो गए, जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस हो गए, एक से बड़े एक हो गए। कैसे हुए? क्या उनका सफर आसान था, जर्नी आसान थी? बिल्कुल भी नहीं। अरे सुभाष चंद्र बोस की जर्नी तो इतनी कठिन थी कि हम उसे बयां भी नहीं कर सकते। उनकी समाज के बच्चे तो पैदा होती है अभिशाप थे। उनकी कहीं पैरों की छाप ना पड़ी तो उनके पीछे झाड़ू बांध दी गई थी, उनके समाज के लोगों के पीछे अलग रखा जाता था उनकी जात को। तो हम उनके पेशेंट, उनके दर्द को नहीं समझ पा सकते। सिर्फ मेहनत करो बस, कामयाबी आपके पास जरूर मिलेगी, कामयाबी जरूर आपको जरूर आएगी आपके पास। बस मेहनत करिए, पढ़िए। और आप चाहते हो कि ये चीज आगे सर्कुलर हो, मेरा ज्ञान आगे तक बढ़े, तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए और आगे से बढ़ाइए। मैं आपको सारी चीजें कॉन्सेप्ट पर समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेक्चर के नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँ, टेलीग्राम चैनल पर, और बने रहिए मेरे चैनल के अंदर। चलिए हम इनर्शिया का सेकंड टाइप को हम आगे पढ़ते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। देखिए हम कुछ एग्जांपल भी समझ लेते हैं अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कुछ एग्जांपल भी समझ लेते हैं। एग्जामिनर अगर पूछने लगा तो ताकि हम बता दें कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट है क्या। देखिए आप कंबल होता है, जब आप एक कंबल के ऊपर आप इसे छड़ से पीटते हो, डंडी से पीटते हो, तो अभी हमारा कंबल क्या है, रेस्ट की पोजीशन पे। जो इसके अंदर जो कण होंगे धूल के वो भी रेस्ट की पोजीशन पे है। जब आपने कंबल को पीटा तो पीटने से क्या हुआ, कंबल इस साइड पे मूव करेगा, यानी कि इस साइड को आएगा। और जैसे आपने कंबल को पीछे से पीटा, जो इसके छोटे छोटे कण थे वो तो अपनी रेस्ट की पोजीशन बनाए रखने की कोशिश करेंगे। तो जब कंबल आगे होगा तो हमें धूल के कुछ कण देखने को मिलेंगे, कंबल आगे करने पर धूल के कुछ कण देखने को मिलेंगे। तो वो इसलिए ही दिखते हैं कि जो इसके कण होते हैं वो अपनी रेस्ट की पोजीशन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हो गया कार का, ले लीजिए। जैसे कि कार में क्या होता है, हम बैठे हुए होते हैं, जैसे बस पे बैठे हुए हम सडनली, बस जैसे एकदम से आगे को चलते तो हम पीछे को क्यों होते हैं। इसका कारण भी यहीं से इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। जैसे कि जो हमारी बस है वो क्या, रेस्ट की पोजीशन पे है, और जब हम उसके अंदर बैठे हुए होते हैं तो वो भी क्या, वो भी हम रेस्ट की पोजीशन में, जो हमारी बॉडी है वो रेस्ट की पोजीशन पे, और बस भी क्या है, रेस्ट की पोजीशन पे। जैसे बस आगे चलती है तो वो क्या काम करती है, मूवमेंट बनाती है, वो मूवमेंट की स्टेट पे आती है, ठीक है ना, बल लगाने से। पर हमारा शरीर तो नहीं आता, हमारे शरीर पे तो कोई फोर्स नहीं लगता, तो हम इसलिए पीछे होते हैं एकदम से ही, इनर्शिया और रेस्ट के कारण, कि हमारे ऊपर कोई एक मूवमेंट लगा तो इसलिए हम पीछे हुए, क्योंकि हम अपनी विराम अवस्था को तो बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। पर जैसी वो बस रेस्ट की पोजीशन से मूवमेंट में आई तो एकदम से वो आगे को, इसलिए हम पीछे को हो गए। ये उसका कारण होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है ना, उसका कारण ही यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये टाइप सेकंड है, यानी कि इनर्शिया ऑफ मोशन। सेम उसी की तरह ही है पर उसका अपोजिट है, गति का जड़त्व। द प्रॉपर्टीज बाय वर्चुअल ऑफ विच अ बॉडी अपोज इट्स चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। इस जड़त्व गुण के कारण यदि कोई वस्तु है, अगर वो सरल रेखा में गति कर रहे हैं
यानी कि एक सरल रेखा में, यानी कि एक समान गति कर रही हो, ठीक है ना, और वो अपनी इस गतिशील अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है, तो उसे कहते हैं हम इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि गति का जड़त्व। इन द सेंस मान लीजिए अब आपकी जो वो बस थी, वो क्या हो गई, अपनी मोशन की अवस्था में आ गई। अब आप इसके अंदर बैठे हो तो हमारी बॉडी भी क्या हो गई, थोड़ी देर बाद वो भी मोशन की पोजीशन में आ गई, यानी कि बस और अब हम क्या हो गए, मोशन की स्टेट में आ गए। पर और हम v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं। सडनली क्या होता है, बस क्या काम करता है, ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाने के बाद वो रेस्ट की पोजीशन पे आने के लिए क्या काम करता है, सडनली ब्रेक लगा देता है, तो बस तो अपनी रेस्ट की पोजीशन पर आती है। पर हमारी बॉडी क्या होती है, हमारी बॉडी तो अभी गति की पोजीशन में है। तो जैसे वो ब्रेक लगाता है तो इसलिए हम बस की आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी तो अभी मोशन की स्टेट में, गति की स्टेट में, बस तो आ गई अपनी रेस्ट की पोजीशन पे, इसलिए जैसे वो सडनली ब्रेक लगाते हैं तो हम भी हल्के सी आगे की ओर झुक जाते हैं। तो इसी गुण के कारण हम आगे की ओर झुकते हैं, तो जिसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि गति का जड़त्व। चलिए सेकंड टाइप के ऊपर आगे बढ़ते हैं। कि अब हमारा थर्ड टाइप पढ़ते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी कि दिशा का जड़त्व। अब जाहिर सी बात है, पिछले दो की तरह इसके अंदर भी दिशा परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होगी। पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज द inability of a body to change by itself its direction of a motions. Body continue to the moves along the same straight line to unless completed by same external force to the change it. यानी कि इस जड़त्व के कारण वस्तु के अंदर वह गुण होता है कि वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए असमर्थ हो जाता है, ठीक है ना, अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए असमर्थ हो जाता है, उसे कहते हैं हम दिशा का जड़त्व। फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आप सीधे सीधे कार के अंदर चल रहे हैं, आप बैठे हुए हो और आप कार में बैठे हुए, ठीक है ना, तो आप सडनली आपके सामने मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे कोई गाय आ गई। अब गाय आ जाएगी तो अब गाय क्या मंदबुद्धि है, अब आप हॉर्न बजाओगे तो वो ये तो है नहीं कि आप हॉर्न बजा के उससे कह दोगे कि साइड में हो जा, तो थोड़ी देर समझ में आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में डायरेक्शन लेना पड़ेगा जब आपकी गाड़ी चलती हुई होगी। और जब आप चलती हुई गाड़ी में आप जैसी डायरेक्शन लोगे, फोर्स लगा के क्या काम करोगे, डायरेक्शन लोगे, तो आप एक तिरक मोड़ लोगे, ठीक है ना। तिरक मोड़ के जरिए आप क्या होगी, तो हम भी क्या काम करते हैं, ऐसा लगता है हम भी मुड़ रहे हो, बस के साथ साथ हम भी मुड़ रहे हो। तिरक मोड़ के कारण ऐसा लगता है ना, कभी कभार जैसे आप ट्रेवल तो करा होगा आपने बस और कार में, ऐसा लगता है कि हम भी मुड़ रहे हो, ठीक है ना। तो वो इसी जड़त्व के कारण होता है, ठीक है ना। पर गलती से भी आप मान लीजिए आप गाड़ी में बैठे हो और आपने दरवाजा खोलना, खराब अचानक से तिरक मोड़ लेते हो तो गिर जाओगे, तो इसलिए गाड़ी का दरवाजा बंद रखना, ठीक है ना, और सीट बेल्ट बांध के रखना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड टाइप है इनर्शिया ऑफ रोटेशन, यानी कि जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण क्या है, जैसे कि किसी वस्तु या पिंड का वह गुण जो घूर्णन कर रही वस्तु या अपने अक्ष के सापेक्ष जो वस्तु होगी, जो अपने अक्ष के सापेक्ष जो वस्तु होगी जो घूर्णन कर रही होगी, उसकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगी, उसे कहते हैं जड़त्व आघूर्ण, ठीक है ना। जो कि मैंने थर्ड लेक्चर के अंदर अच्छे से डीपली एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है ना, जड़त्व आघूर्ण के बारे में, जिसका फॉर्मूला भी है इनर्शिया इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ये हमारा आई क्या है, इनर्शिया ऑफ रोटेशन, और हमारा एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, और हमारा आर क्या है, अपने अक्ष से वस्तु तक की दूरी को हमने क्या करा, आर स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए ये केंद्र में चक्कर लगाएगा, रोटेशन करेगा इस तरीके से, तो उसकी ये और ये क्या हो गई, आर स्क्वायर, इसलिए। क्लियर? तो हमारा यही है जड़त्व आघूर्ण। क्लियर? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंटम, यानी कि संवेग। संवेग है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग अ बॉडी इज कॉल्ड ए मोमेंटम, यानी वस्तु का मास और वेग का गुणनफल जो होगा वो क्या कहलाया जाएगा, हमारा संवेग। संवेग एक्चुअली में क्या होता है, मोमेंटम होता है। जैसे कि अब हमारी कोई वस्तु चल रही होगी तो क्या करेगी, मोमेंटम करेगी, तो वही हमारा क्या है, संवेग। और संवेग निकालने का फॉर्मूला होता है, संवेग को हम पी से डिनोट करते हैं, पी इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाय पी। पी क्या होता है, हमारा संवेग यानी कि मोमेंटम, एम क्या होता है, बॉडी ऑफ मास, वी क्या होता है, हमारा वेग, ठीक है ना। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका एसआई मात्रक क्या होगा, देखिए हमें अब इसका एसआई मात्रक निकालेंगे। हम मास को किस में करते हैं, केजी में, और वी का एसआई मात्रक क्या होगा, वी क्या होता है हमारा, यानी कि वेग डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमारा डिस्टेंस क्या होता है, मीटर, और इसका हो गया सेकंड, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, मीटर सेकंड माइनस 1, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, मीटर सेकेंड माइनस 1। तो ये तो होगी उसका एसआई मात्रक, ठीक है ना।
पी हो गया मोमेंटम का फॉर्मूला, यानी कि मोमेंटम कब होगी, जब बॉडी का कोई मास होगा और वो वी वेग से चल रही होगी आगे की ओर, जहां भी जो चल रही होगी, ठीक है ना। तो ये हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला होगा, इसका सही मात्रा क्या होगी, केजी मीटर सेकंड -1, ठीक है ना। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में हम पढ़ते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज proportional to the applied force and change in momentum take place in the direction of applied force। यानी कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, यानी कि संवेग में परिवर्तन, यानी कि जो इससे पहले पढ़ा था मोमेंटम, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होगा, और जो तुम्हारे संवेग परिवर्तन की जो दिशा होगी वही तुम्हारे लगाए गए बल की दिशा भी वही होगी। आइए इसको मैथमेटिकल टर्म में समझेंगे, और ये तुम्हारा सेकंड लॉ इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आता जरूर है, तो हम इंपॉर्टेंट कर लेंगे। देखिए, यानी कि कहना चाह रहा है जो हमारा बल है, क्या जो हमारा संवेग परिवर्तन की दर है उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होगा, यानी कि जितना ये होगा उतना यही होगा, ठीक है ना। अब कहने के तौर पे क्या कह रहा है, संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी। अब हम इसको मैथमेटिकल टर्म में समझेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, यानी कि अब क्या है, समानुपाती होगा किसके, यानी कि संवेग में परिवर्तन है, देखते हैं एक बार। संवेग में परिवर्तन क्या आ गया, संवेग में परिवर्तन होगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि जब उसकी फाइनल स्थिति होगी वो क्या होगी, mv माइनस mu, क्योंकि उसका कोई मास होगा इसलिए मैंने m लगा रखा है, और फाइनल को v से निरूपित कर रखा है, और इनिशियल को u से निरूपित कर रखा है, और कुछ समय अंतराल के अंदर ही होगा, क्योंकि संवेग में जब परिवर्तन होगा तो समय अंतराल के अंदर होगा, इसलिए वो कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि समानुपाती है m, और क्या है तुम्हारा देखिए, जो हमारा f है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, संवेग में परिवर्तन क्या होगा, mv माइनस mu अपॉन किसी समय अंतराल के अंदर, तो f इक्वल्स टू, तो हमारा इन दोनों में से m क्या आ गया कॉमन, तो क्या हो गया v माइनस u अपॉन t, और हमने पीछे लेक्चर के अंदर पढ़ा था v माइनस u अपॉन t क्या होता है, त्वरण मीन एक्सेलरेशन, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, त्वरण। तो ये फॉर्मूला उसी टाइप का बन गया, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। तो हम इसे a से निरूपित कर देंगे, तो f क्या हो गया, बराबर हो गया m इंटू ए के। अब मैं देख रहा हूं कि जो हमारा क्या कह रहा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रोपोर्शनल ऑफ द अप्लाइड फोर्स, प्रोपोर्शनल है किसके, अप्लाइड ऑफ फोर्स के, जो इसके अंदर चेंजेस आ रहा है रेट के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। और इसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई, द प्लेस ऑफ डायरेक्शन इज अप्लाइड फोर्स, यानी कि जहां पे मैंने फोर्स लगा उसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई, सेम हो गई इसके ही, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला बन गया F इक्वल्स टू एम ए। तो सेकंड लॉ से हमें फॉर्मूला मिलता है फोर्स का F इक्वल्स टू एम ए, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमारा F इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाय ए है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि एक सदिश राशि है, और इसका अगर मैं मात्रक देखूं, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, इसका एसआई मात्रक होगा न्यूटन। जब हम फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो न्यूटन में निकलेगी, ठीक है। देखिए, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और इसका सीजीएस यूनिट क्या होगी, डायन। तो जब भी फोर्स का जो हमारी वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी न्यूटन में, अगर उसका सीजीएस मात्रक पूछने लग गया तो उसका क्या होगा, डायन होगा, ठीक है ना। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो पूछ लेगा कि 1 न्यूटन फोर्स में कितना कितना मास होगा और कितनी दूरी कवर अप करेंगे, यानी कि देखिए इसको मैं रफ कर देता हूं। 1 न्यूटन के अंदर वस्तु का भार क्या होगा और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। देखिए, 1 न्यूटन के अंदर वस्तु का भार होगा 1 केजी, और जो उसका एक्सेलरेशन होगा जिसे हम मीटर सेकेंड स्क्वायर में मापते हैं एसआई मात्रक, तो वो भी कितना होगा, 1 होगा। तो 1 न्यूटन के अंदर हम मान लेंगे कि केजी मीटर सेकेंड, इसका इतना वो होगा वस्तु का भार, और इतना ही क्या होगा, इतनी वो दूरी को कवर अप करेगा। अब वो हमसे पूछने लग जाएगा कि एक डायन के अंदर कितने होते हैं, तो एक डायन के होते हैं हमारी सीजीएस यूनिट होती है। एक डायन में क्या होता है, केजी क्या हो जाता है ग्राम, और मीटर क्या हो जाता है हमारा सेंटीमीटर, और टाइम तो एज इट इज ही रहेगा। देखिए, अगर बच्चों को कंफ्यूजन ना होता है यहाँ पे समझ लीजिए, ये होता है एसआई मात्रक, ये होता है सीजीएस मात्रक,
हम द्रव्यमान को किसमें नापते हैं, SI मात्रक में, केजी के, जैसे ऊपर दिख रहा है, और सीजीएस में ग्राम में नापते हैं। और लंबाई को किसमें नापते हैं, तुम्हारा लंबाई को नापते हैं मीटर में, और सीजीएस के अंदर नापते हैं सेंटीमीटर में। और टाइम को किसमें नापते हैं, एस, और इसमें भी एस, तो दोनों में एस सेम है। तो एक डायन इक्वल्स टू केजी किसमें हो जाएगा, ग्राम में, मीटर सेंटीमीटर में, और एस -2। अब एक डायन में कितने न्यूटन का फोर्स होता है, तो बोलना 10⁵ का, 10⁵ सॉरी, ऐसा पूछ लेगा वो अब हमसे कि 1 न्यूटन के अंदर कितने डायन होते हैं, तो आप बता देना 1 न्यूटन के अंदर होते हैं 10⁵ डायन। क्लियर। ये क्वेश्चन एज इट इज आपको मिल जाएगा कि एग्जाम के अंदर 1 न्यूटन के अंदर कितने डायन होता है, तो बोल देना 10⁵ डायन होते हैं। क्लियर। अब वो डायन कैसे होता है, देखिए ग्राम का क्या होता है 1000, सेंटीमीटर का कितना होता है 100, तो कितनी जीरो हो गई 5, तो 10⁵ मैंने 5 लिख दिया। और इसके सेंटीमीटर का -2 का वो किस में होता है, जब -2 है तो वो 0.01, तो काउंटेबल नहीं होता, इनका हमने कर दिया, तो 10⁵ ठीक है। ये एग्जाम में आपका आएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ सेट ऑफ एग्जांपल भी समझ लेते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के, ठीक है। अब जैसे कि इसके अंदर कहता है कि जो तुम्हारा फोर्स होता है वो क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर, यानी कि mv - mu/t। मैं ऐसे थोड़ा सा खोल के बता देता हूँ। तो ये क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम की, यानी कि टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, और अगर टाइम कम हो गया तो फोर्स बढ़ेगा। जैसे कि मान लीजिए क्रिकेटर है, अब क्रिकेटर क्या काम करता है, जब 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 वो बॉल को पकड़ता है, तो बॉल को पकड़ते समय क्या काम करता है, वो डायरेक्ट थोड़ी ना पकड़ता है, वो कुछ मोमेंटम को पीछे ले लेता है, यानी कि जो उसकी मोमेंटम होती है बॉल के आते हुए को, तो वो उसका 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 क्या काम करता है, थोड़ा सा मोमेंटम बढ़ा देता है। तो जब वो टाइम पीरियड को वो बढ़ाता है तो उसे फोर्स कम लगाना पड़ जाता है, सही है। जब वो उसने मोमेंटम को बढ़ा, मोमेंटम में क्या होता है, समय भी आता है, तो उसने क्या काम कर दिया, बॉल को पकड़ते समय समय को थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है ना। मतलब एकदम से जीरो नहीं करा, थोड़ा सा समय अंतराल के अंदर कुछ जीरो कर दिया। तो मैं क्या देखता हूँ, जब उसने समय को बढ़ाया तो उसका फोर्स उसे कम लगाना पड़ा। तो ये रूल भी अप्लाई होता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए आप अब डायरेक्ट पढ़े होगा, मतलब कि समय को क्या काम करोगे, कम नहीं करोगे, तो आपको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ जाएगा उस बॉल को पकड़ने के लिए, ठीक है ना। अन्ना तो कभी कभार क्या काम करते, क्रिकेटर पकड़ते हैं तो बॉल तुरंत उनके हाथ में से छूट के गिर जाती है, तो वो उन्हें फोर्स ज्यादा लगाना है, तो उन्होंने उस प्रकार का वो फोर्स लगाया नहीं, तो जिस कारण वो बॉल ऊपर ऊपर से निकल जाती है, कभी कभार हाथ में से वो छूट जाती है। सेकंड एग्जांपल हो गया हमारा, कार ले लीजिए। हम कार में जो सीट बेल्ट पहनते हैं, इसका यही तो एग्जांपल होता है कि वो एकदम से मोमेंटम को जीरो होने से बचाता है, यानी कि धीरे धीरे। अगर मान लीजिए आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, आपकी कार किसी वॉल से टकरा गई, तो आप जल्दी से आपने अपना मोमेंटम जीरो कर दिया, तो आपका हेड जो है वो लग जाएगा, चोट लग सकती है। तो इसलिए वो सीट बेल्ट लगाते हैं कि आपका जो मोमेंटम है वो जल्दी से जीरो ना हो, मतलब कि धीरे धीरे करके जीरो हो। तो जिससे क्या होगा, आपका जो फोर्स है फिर कम फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो यही वो कारण है, ठीक है ना। तो यहाँ भी हमारी फिजिक्स अप्लाई हो रही है अपने अपने डेली लाइफ के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम न्यूटन का थर्ड लॉ देखेंगे। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर क्रिया के हमें प्रतिक्रिया बल देखने को मिलता है। जैसे कि हमने एक्शन करा किसी भी वस्तु के ऊपर, तो हमें क्या मिलेगा, रिएक्शन, बट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। जैसे कि मान लीजिए अब मैं किसी के गाल पे स्लैप करूंगा तो मैं एक्शन करूंगा, तो बदले में क्या होगा, मेरे हाथ में भी थोड़ा सा दर्द होगा ना, तो वो क्या होगा, रिएक्शन होगा, बट अपोजिट रिएक्शन होगा, इसलिए हम माइनस का साइन लगाएंगे। देखिए अब हम क्या काम करेंगे, एक रॉकेट ले लेंगे, तो रॉकेट के अंदर नीचे क्या होता है, फ्लेम निकलता है, तो वो एक्शन करता है, तो जब ये ऊपर को जाता है तो हमें क्या मिलता है, रिएक्शन। तो एवरी एक्शन इज एन अपोजिट रिएक्शन। डेली लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल है। मान लीजिए मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, तो अपना हाथ को क्या काम करूंगा, पीछे की ओर एक्शन करूंगा, तो मैं आगे को जाऊंगा, इट्स एन रिएक्शन। तो एवरी रिएक्शन इज एन अपोजिट रिएक्शन। क्लियर। डायरेक्शन क्या दोनों की होगी, अलग अलग होगी। अब जो हमारा नाव होता है, नाव जो चलाता है वो क्या काम करता है, डंडे से पीछे की ओर करता है पानी को, हम आगे को जाते हैं, तो एवरी डायरेक्शन इज एन अपोजिट डायरेक्शन। तो डेली लाइफ के अंदर भी बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलेंगे। ये था हमारे न्यूटन के थर्ड लॉ। हमारा लेक्चर होता है खत्म। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 था। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर न्यूमेरिकल सेशन होगा। चैप्टर के अंदर हमने सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया मोशन के, ठीक है ना। तो लेक्चर नंबर 5 हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन होगा, जरूर देखना, वीडियो के अंदर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे नॉलेज फील्ड को इतना आगे बढ़ाइए कि हर किसी के पास ये नॉलेज सारी जगह पहुंच जाए।
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।